अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक अकेला सैनिक पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया। एक साधारण दर्जी का बेटा जिसके पास कोई विशाल टैंक नहीं था, कोई बड़ी तोप नहीं थी, सिर्फ एक जीप और एक आरसीएल गन और देश के लिए जान देने का जज्बा था। और उसी इंसान ने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिकन पैट्रोन टैंक को एक एक करके तबाह कर दिया। दिस इज नॉट जस्ट अ वार स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ करेज, स्ट्रेटजी एंड सैक्रिफाइस। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर 1965 की उस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ था कि पूरा युद्ध इसी एक इलाके पर आकर टिक गया। देखिए, बात है सितंबर 1965 की। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि इस बार वह भारत को पंजाब सेक्टर में बड़ी हार देगा। उनका प्लान बिल्कुल साफ था, सीमा पार करके तेजी से आगे बढ़ना, अमृतसर तक पहुंचना और फिर पंजाब के बड़े हिस्से को भारत से काट देना। अगर ऐसा हो जाता तो भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होता। अब यहाँ एक छोटी सी ज्योग्राफी समझ लीजिए। बिलीव मी, अगर ये समझ में आ गई तो पूरी कहानी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब में एक इलाका है, नाम है खेमकरन। यह बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर अंदर है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है असल उत्तर, फिर उससे आगे है चीमा गांव और इन सब के बाद रास्ता आ जाता है भिकी विंड और फिर अमृतसर की तरफ। बस यही एक रोड पूरी कहानी की जान थी। पाकिस्तान की योजना थी कि पहले खेमकरन पर कब्जा करो, फिर असल उत्तर और उसके बाद सीमा और फिर सीधा अमृतसर की ओर बढ़ जाओ। अगर यह रास्ता खुल जाता तो भारत के लिए हालात बहुत मुश्किल हो सकते। 8 सितंबर 1965 तक पाकिस्तान ऑलरेडी खेमकरन पर कब्जा कर भी चुका था। अब अगला निशाना था असल उत्तर। यहीं से भारतीय सेना की असली परीक्षा शुरू होती है। अब सवाल था कि सामने से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास थे अमेरिका से मिले नए M47 और M48 पैट्रोन टैंक्स। उस समय इन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में गिना जाता था। भारी स्टील आर्मर, बड़ी 90 mm की गन और जबरदस्त ताकत। दूसरी तरफ भारत के पास कई पुराने टैंक थे, संख्या भी कम थी और तकनीक में भी पीछे थे। अगर आमने सामने सीधी लड़ाई होती तो नुकसान भारत का ज्यादा हो सकता था। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध दिमाग से भी जीते जाते हैं। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला लिया कि दुश्मन की ताकत से नहीं, उसके घमंड से लड़ना है। यही पैदा हुआ एक शानदार प्लान, एक ऐसा ट्रैप जिसे बाद में हॉर्सशू ट्रैप या यू शेप्ड डिफेंस कहा गया। इस योजना के तहत भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन ऐसी बनाई कि पाकिस्तान को लगे कि रास्ता बिल्कुल खाली है। दुश्मन जितना अंदर आएगा उतना ही जाल में फंसता जाएगा। असल उत्तर के आसपास भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। दोनों तरफ टैंक छिपा दिए गए, पीछे रिजर्व फोर्स तैयार थी और सबसे महत्वपूर्ण जगह थी चीमा गांव के दक्षिण में। वहां तैनात थी 4 ग्रेनेडियर्स की बटालियंस। यही मौजूद थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। अब यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग मानते हैं कि अब्दुल हमीद असल उत्तर गांव में लड़ रहे थे, लेकिन असल लड़ाई उनकी चीमा गांव के साउथ में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी जीप और 106 mm आरसीएल गन के साथ मोर्चा संभाला था। वहीं उनका मेमोरियल भी आज मौजूद है। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। अगर सामने की भारतीय रक्षा पंक्ति टूट जाती, अगर पाकिस्तान के पैट्रोन टैंक्स असल उत्तर पार कर लेते, तो आखिरी मजबूत रुकावट यही 4 ग्रेनेडियर थी। यानी आसान भाषा में कहे तो अगर ये लाइन टूटती तो अमृतसर का रास्ता लगभग खुल जाता। लेकिन भारतीय सेना ने सिर्फ सैनिक ही नहीं छिपाए थे, उन्होंने पूरी जमीन को ही हथियार बना दिया था। पास की नहरों का पानी खेतों में छोड़ दिया गया। ऊपर से देखने पर सब कुछ समान हरे भरे खेत लग रहे थे, लेकिन नीचे की जमीन दलदल बन चुकी। 46 टन वजनी पैट्रोन टैंक जैसे ही अंदर आते उनके फंसने की पूरी संभावना थी। गन्ने के ऊंचे खेतों में भारतीय टैंक और आरसीएल गन टीम्स छिपी हुई थी। दुश्मन को अंदाजा तक नहीं था कि हर खेत के पीछे उसका मौत इंतजार कर रही है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिर एक साधारण दर्जी का बेटा जिसने गांव में सिलाई का काम देखा था, वह इतना निडर सैनिक कैसे बना? उसके अंदर ऐसा साहस आया कहां से कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों के सामने खड़ा होने वाला था? और यहीं से शुरू होती है अब्दुल हमीद की असली कहानी। इस सवाल का जवाब हमें 1965 से पूरे 32 साल पीछे ले जाता है। साल था 1933। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक छोटे से गांव धामोपुर में 1 जुलाई को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अब्दुल हमीद। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे, पूरे दिन लोगों के कपड़े सिलते थे और शाम को अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। यानी घर में मेहनत भी थी और अनुशासन भी। बचपन से ही हमीद अपने पिता की दुकान पर बैठते थे। कपड़ों का नाप लेना, सुई में धागा डालना, सिलाई में हाथ बटाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन उनके अंदर एक और चीज थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उन्होंने निशानेबाजी का जबरदस्त शौक था। गांव में लोग बताते थे कि अगर हमीद ने किसी चीज पर निशाना लगा लिया तो उसे बचना लगभग नामुमकिन था। एक बार एक गांव में जमींदार ने एक मुश्किल चैलेंज रखा, एक ऐसी चिड़िया जिसे कोई भी नहीं मार पाया था, लेकिन हमीद ने एक ही गोली में उसे गिरा दिया। दिलचस्प बात यह नहीं थी कि उन्होंने निशाना लगाया। दिलचस्प बात यह थी कि जब उन्हें इनाम देने की बात आई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इनाम देना है तो मेरे घर आकर दे। इतनी छोटी उम्र में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कमाल का था।
समय बीतता गया, घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए पढ़ाई भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत लगातार बढ़ रही। उन दिनों भारत आजाद हो चुका था, 1947 का बंटवारा, उसके बाद कश्मीर का युद्ध, पूरे देश में भारतीय सेना की बहादुरी की कहानियां सुनाई देती थी। गांव गांव में लोग फौजी का सम्मान करते थे और यही वो दौर था जब हमीद ने फैसला किया कि उनकी मंजिल सिलाई की दुकान नहीं बल्कि भारतीय सेना। 27 दिसंबर 1954 वाराणसी के आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में एक युवा अब्दुल हमीद भर्ती के लिए पहुंचे। मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ और उन्होंने हर परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उन्हें भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंट में से एक द ग्रेनेडियर्स में शामिल किया गया। यहीं से उनकी असली मिलिट्री जर्नी शुरू हुई। राजस्थान के नसीराबाद में उनकी ट्रेनिंग हुई। वहीं पहली बार उन्होंने आधुनिक हथियारों के साथ काम करना शुरू किया। ट्रेनिंग के दौरान ही उनके अफसरों को समझ आ गया था कि यह जवान सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्समैन है, जिसका निशाना एक बार सेट हो जाए शायद ही कभी चुकता था। कुछ साल बाद उनकी पोस्टिंग हुई 4 ग्रेनेडियर्स में और फिर उन्हें एक खास प्लेटून में भेजा गया। यह थी रिक्वायरलेस राइफल प्लेटून। यहीं पहली बार उनके हाथ में आई 106 mm की आरसीएल गन, एक ऐसी गन जिसे खास तौर पर दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इस गन का वजन काफी ज्यादा था, इसलिए इसे एक मिलिट्री जीप पर माउंट किया जाता था। यही जीप, यही आरसीएल गन और यही जवान कुछ साल बाद इतिहास लिखने वाले थे। लेकिन उससे पहले आया 1962, भारत और चीन के बीच युद्ध। 4 ग्रेनेडियर्स को पूर्वोत्तर के बेहद कठिन पहाड़ी इलाकों में भेजा गया। वहां हालात किसी भी सैनिक के लिए आसान नहीं थे। ऊंचे पहाड़, कड़ाके की ठंड, ऑक्सीजन की कमी और हर तरफ से दुश्मन का दबाव। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी यूनिट लगभग चारों तरफ से घिर गई, गोला बारूद कम पड़ने लगा, राशन खत्म होने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने साथियों के साथ दुश्मन का घेरा तोड़ कर निकले। कई दिनों तक बर्फीले जंगलों में पैदल चलते रहे, भूखे प्यासे, लेकिन जिंदा वापस लौटे। यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 1962 की हार ने बहुत से लोगों का मनोबल तोड़ा था, लेकिन अब्दुल हमीद को उसने और ज्यादा मजबूत बना दिया। अब उनके अंदर डर नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्हें पता था कि असली लड़ाई में घबराने वाला सैनिक नहीं बल्कि शांत रहने वाला सैनिक जीतता है। और शायद यही वजह थी कि सितंबर 1965 में जब बाकी लोग पेट्रोन टैंक की ताकत की बातें कर रहे थे, तब अब्दुल हमीद सिर्फ एक चीज सोच रहे थे कि टैंक कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका कमजोर हिस्सा कहां है, ये ज्यादा जरूरी है। उधर पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि भारतीय सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन 7 और 8 सितंबर की रात भारतीय सेना चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुकी थी। चीमा गांव के साउथ में गन्ने के ऊंचे खेतों के बीच गहरी खाइयां खोदी जा चुकी थी। हर जीप छिपा दी गई थी, हर आरसीएल गन तैयार थी और उन्हीं खेतों के बीच अपनी जीप के पास खड़े थे अब्दुल हमीद। सुबह होने वाली थी। दूर से धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देने लगी। पहले सिर्फ कंपन महसूस हुआ, फिर धरती हल्की हल्की कांपने लगी और कुछ ही मिनटों बाद क्षितिज पर दिखाई दिए पाकिस्तान के अमेरिकी पैट्रोन टैंक्स। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन खेतों की तरफ वे बढ़ रहे हैं वही उनकी सबसे बड़ी हार उनका इंतजार कर रही है। और अब सुबह हो चुकी थी। चीमा गांव के पास गन्ने के ऊंचे खेत बिल्कुल शांत थे। भारतीय सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर छिपे बैठे थे। किसी को फायर करने की इजाजत नहीं थी। सबको सिर्फ एक आदेश मिला था कि सही समय का इंतजार करो। उधर पाकिस्तान को लग रहा था कि अब रास्ता लगभग साफ है। खेमकर उनके कब्जे में आ चुका था। बस अब असल उत्तर, फिर चीमा और उसके बाद अमृतसर। They thought the battle was almost over, but actually it was just a beginning. सुबह करीब 9 बजे दूर से पेट्रोन टैंक्स की लंबी लाइन दिखाई देने लगी। एक के पीछे एक भारी भरकम टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी आवाज से पूरी जमीन कांप रही थी, लेकिन गन्ने के खेतों में बैठे भारतीय सैनिक बिल्कुल शांत थे। अब्दुल हमीद भी अपनी जीप के पास बैठे इंतजार कर रहे थे। उनकी 106 mm आरसीएल गन पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने अपने साथियों से सिर्फ एक बात कही, अभी नहीं, थोड़ा और पास आने दो। टैंक आगे बढ़ते गए। 40 मीटर, 35 मीटर, 30 मीटर। अब दुश्मन इतना करीब आ चुका था कि उसकी हर हलचल साफ दिखाई दे रही थी। और तभी अब्दुल हमीद ने ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आरसीएल गन का गोला सीधे सबसे आगे चल रहे पेट्रोन टैंक्स के साइड आर्मर में जाकर लगा। अगले ही पल टैंक आग के गोले में बदल गया। इतना अचानक हमला हुआ कि पीछे आ रहे टैंकों के क्रू घबरा गए। कुछ सैनिक अपने टैंक छोड़कर पीछे भागने लगे। पहला हमला पूरी तरह सफल रहा, लेकिन अब पाकिस्तान समझ चुका था कि सामने कोई साधारण दुश्मन नहीं। कुछ ही देर बाद उनकी तरफ से भारी आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो गई। चारों तरफ से गोले गिरने लगे। मिट्टी, धुआं और आग, पूरा इलाका कांप उठा। लेकिन जैसे ही सेलिंग शुरू हुई, अब्दुल हमीद ने फिर अपनी जीप दूसरी जगह पहुंचाई, नया एंगल लिया और दूसरा पेट्रोन टैंक्स भी उड़ा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शूट, मूव, हाइड एंड शूट अगेन। आज मिलिट्री टैक्टिक्स में इसे शूट एंड स्कूट कहा जाता है। मतलब एक जगह से फायर करो और तुरंत अपनी पोजीशन बदल दो ताकि दुश्मन तुम्हें टारगेट न कर सके। 9 सितंबर को यही सिलसिला चलता रहा। हर बार पाकिस्तान नई टैंक फॉर्मेशन लेकर आता और हर बार अब्दुल हमीद नई जगह से हमला करते थे। शाम तक उनके खातों में कई पेट्रोन टैंक्स तबाह हो चुके थे, लेकिन भारतीय सेना का असली ट्रैप अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसी रात इंजीनियर्स ने पास की नहरों का पानी खेतों में छोड़ दिया। सुबह तक पूरे खेत दलदल बन चुके थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही 46 टन वजनी पेट्रोन टैंक्स अंदर पहुंचे, उनके ट्रैक्स कीचड़ में धंसने लगे।
अब वे न ठीक से आगे बढ़ पा रहे थे न पीछे लौट पा रहे थे। यही तो भारतीय सेना चाहती थी। अब छिपे हुए भारतीय टैंक्स और एंटी टैंक टीम्स ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। फिर आया 10 सितंबर 1965। यही वह दिन था जिसने अब्दुल हमीद को हमेशा के लिए अमर बना दिया। सुबह उन्होंने रोज की तरह नमाज पढ़ी, अपनी आरसीएल गन चेक की और जीप तैयार की और बिना किसी डर के अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। करीब 8 बजे पाकिस्तान ने एक साथ बड़ी संख्या में पेट्रोल टैंक्स आगे बढ़ा दिए। साथ ही इतनी जबरदस्त आर्टिलरी फायर हुई कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। लेकिन अब इस बार अब्दुल हमीद भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जीप को फ्लैंकिंग पोजीशन पर ले जाकर पहला शॉट लिया। एक और पेट्रोल टैंक खत्म। फिर तुरंत पोजीशन बदली, दूसरा शॉट, दूसरा टैंक भी खत्म। अब पाकिस्तान पूरी तरह समझ चुका था कि यह वही भारतीय सैनिक है जो लगातार उनके टैंक तबाह कर रहा है। उन्होंने हर तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गन, 90 mm टैंक्स गन, हर हथियार अब एक ही टारगेट पर था। अब्दुल हमीद के पास छिपने की जगह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गन्ने के खेत जल चुके थे, धुआं छट चुका था। अब उनकी जीप साफ दिखाई देने लगी थी। तभी उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि तुम लोग नीचे से कवर लो। उनके साथी खाइयों में उतर गए, लेकिन अब्दुल हमीद अकेले जीप पर डटे रहे। उन्होंने खुद गन लोड की, खुद एम किया और एक और पेट्रोल टैंक्स को आग के गोले में बदल दिया। अब पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट हिल चुकी थी। लेकिन तभी धुएं के बीच अचानक एक और पेट्रोल टैंक्स बिल्कुल सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख चुके थे। अब छिपने का कोई मौका नहीं था, ना पोजीशन बदलने का समय। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। एक तरफ था दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में से एक और दूसरी तरफ एक भारतीय सैनिक जिसके पास सिर्फ एक जीप और आरसीएल गन थी। दोनों ने लगभग एक ही समय ट्रिगर दबाया। अब्दुल हमीद का गोला पहले निकला, सीधे दुश्मन के टैंक में लगा और वह टैंक आग के गोले में बदल गया। लेकिन उसी पल दुश्मन का 90 mm सेल भी उसी जीप से टकरा चुका था। एक भीषण धमाका हुआ, जीप आग में घिर गई और सिर्फ 32 साल की उम्र में भारत मां का वह वीर सपूत देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गया। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। दलदल में फंसे पेट्रोल टैंक्स को भारतीय सेंचुरियन टैंक्स ने एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। पूरा पाकिस्तान का आर्मर अटैक टूट गया। जिस फर्स्ट आर्मर डिवीजन पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा गर्व था, वह वहीं बिखर गई। इस लड़ाई में पाकिस्तान के लगभग 97 टैंक्स नष्ट या छोड़ दिए गए, जबकि भारत का नुकसान बहुत ही कम रहा। अमृतसर सुरक्षित रहा और पाकिस्तान का पूरा हमला यहीं रुक गया। बाद में इसी इलाके को लोग पेट्रोल नगर कहने लगे, क्योंकि वहां पाकिस्तान के तबाह हुए पेट्रोल टैंक्स की कतारें खड़ी थी। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन सच कहे तो उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई मेडल नहीं, उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यह युद्ध सिर्फ बड़े हथियार नहीं जीतते, हौसला जीतता है, ट्रेनिंग जीतती है, स्ट्रेटजी जीतती है और सबसे बढ़कर देश के लिए जान देने का जज्बा जीतता है। वन सोल्जर, वन जीप, वन आरसीएल गन एंड द लेगेसी दैट विल इंस्पायर इंडिया फॉरएवर। यही थे वो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद, जिनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद।